गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा मनोतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। पिछले हम टॉपिक में एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा कि जो कीन्स का रोज़गार व आय उत्पादन निर्धारण का जो सिद्धांत है उसमें एग्रीगेट डिमांड जो है वह प्रभावी भूमिका निभाती है रोज़गार व आय के स्तर को निर्धारित करने के लिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत क्या है और प्रभावपूर्ण मांग क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमने केन्स का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन थ्योरी पढ़ी थी तब हमने पढ़ लिया था कि जो केन्स है वह ये मान के चलता है कि जो संतुलन है अर्थव्यवस्था में आय व रोज़गार का वो सदैव पूर्ण रोज़गार की अवस्था में हो ये ज़रूरी नहीं है, जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है वह ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोज़गार की अवस्था में रहती है और पूर्ण रोज़गार स्तर पर ही संतुलन होता है, जबकि कीन्स कहता है कि जो पूर्ण रोज़गार स्तर से पूर्व ही अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो सकती है। तो आज हम प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है, तो प्रभावपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड का वह स्तर है जहां एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। अर्थात प्रभावपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड का वह स्तर है जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। तो इस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ई बिंदु है वो वहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के बराबर है, इसको काटता है। तो इस प्रकार जो ओ एन है वो हमारा एग्रीगेट इफ़ेक्टिव डिमांड को दर्शा रहा है, जबकि हमारी पूर्ण रोज़गार का जो स्तर है वो ON2 है, जबकि अर्थव्यवस्था ON स्तर पर संतुलन में है। तो इस तरह से प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत हमें एग्रीगेट डिमांड व एग्रीगेट सप्लाई के बीच संतुलन को बताता है और यह संतुलन पूर्ण रोज़गार के स्तर पर ही हो यह ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो समग्र प्रभावी मांग से अभिप्राय एग्रीगेट डिमांड के उस स्तर से है जहां एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। अर्थात जो प्रभावपूर्ण मांग है अर्थव्यवस्था में सदैव आय व रोज़गार के संतुलन स्तर को व्यक्त करती है। इसे प्रभावपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का यही स्तर है जिस पर एग्रीगेट सप्लाई तथा एग्रीगेट डिमांड के बीच वास्तव में संतुलन स्थापित होता है। यह वह स्थिति है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एग्रीगेट डिमांड के अनुरूप समायोजित कर लेती है अथवा एग्रीगेट सप्लाई जब पूर्णतः लोचदार होती है। जो डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे जिस पर जो हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है वो आय के विभिन्न स्तरों को प्रकट करता है, परंतु केवल ई बिंदु ही ऐसा है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को काटता है। अतः जो ई एन है वह हमारी प्रभावपूर्ण मांग है जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच संतुलन को स्थापित करती है। जो दूसरा डायग्राम में फंक्शन है वो AF डॉट है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का नया संतुलन बिंदु हमें प्राप्त होगा जो AS2 के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। तो इस तरह से हमारी जो प्रभावपूर्ण मांग है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण EN से बढ़कर S2N2 हो जाएगी और ये जो प्रभावपूर्ण मांग का S2N2 स्तर है ये हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी दर्शा रहा है। वास्तव में ऐसा
कीन्स के अनुसार होता नहीं है। कीन्स कहता है कि अर्थव्यवस्था कभी भी पूर्ण रोजगार की अवस्था में नहीं होती है। जो अर्थव्यवस्था का संतुलन है वह पूर्ण रोजगार स्तर से पहले ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी अल्प रोजगार संतुलन की बात कीन्स ने कही है। कीन्स ने कहा है कि उत्पादन में आय का संतुलन स्तर तब प्राप्त होता है जब एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है। उत्पादन में रोजगार का यह स्तर ही जहां उत्पादक उत्पादन करने की जो योजना बनाते हैं वहां उससे मेल खाती है। तो क्रेता खरीदने की योजना बनाते हैं या खरीदने के इच्छुक हैं। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में नियोजित उत्पादन और नियोजित व्यय, इसमें कोई सरोकार नहीं है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर क्या है। उत्पादक जो उत्पादन करने की योजना बनाते हैं, क्रेता जो खरीदने की योजना बनाते हैं, वह उत्पादन के कारकों के पूर्ण उपयोग के अनुरूप हो भी सकती है और नहीं भी। अतः एक लेखा वर्ष में अपने संसाधन हो सकता है आपको 10 मिलियन का उत्पादन करने की अनुमति दो, परंतु बाजार व्यवहार में केवल 5 मिलियन के उत्पादन करने की योजना हो। संतुलन वहाँ स्थापित हो सकता है जहाँ क्रेता भी इस लेखा वर्ष में 5 मिलियन का व्यय करने की योजना बनाए। हाँ, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, बट जितना भी उत्पादन हो रहा है उतना ही व्यय हो रहा है, यानी एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू एग्रीगेट सप्लाई है। तो इस तरह से जो उत्पादन करने की क्षमता थी वो 10 मिलियन की थी, बट उत्पादन भी 5 मिलियन का हुआ और जो व्यय किया गया वह योजना भी 5 मिलियन की। तो इस तरह से ये अल्पकालीन रोजगार का संतुलन की अवस्था है। तो कीन्स ने अल्पकालीन रोजगार संतुलन के साथ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने का जो प्रभावपूर्ण मांग है वह पूर्ण रोजगार के स्तर से नीचे रहती है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर से पहले ही अर्थव्यवस्था अपने संतुलन को प्राप्त कर लेती है, जहां एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, और यही हमारी प्रभावपूर्ण मांग है। तो कीन्स बोलता है कि जो प्रभावपूर्ण मांग है ये बहुत महत्वपूर्ण है कीन्स के रोजगार उत्पादन सिद्धांत में, क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग ही रोजगार व आय के स्तर को निर्धारित करती है। यदि प्रभावपूर्ण मांग का स्तर कम हो जाएगा तो रोजगार व आय का स्तर भी कम हो जाएगा, और अगर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ जाती है तो इसके कारण रोजगार व आय का स्तर भी बढ़ जाएगा। तो जो कीन्स का सिद्धांत है आय रोजगार उत्पादन निर्धारण सिद्धांत, उसमें प्रभावपूर्ण मांग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड थ्योरी के बारे में पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, एग्रीगेट डिमांड को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और किस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रोजगार के बिंदु से पहले ही संतुलन में रहती है। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग।